डियर ट्रॉल्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सिट डाउन के अगर आप दर्शक हैं और इस चैनल पर बार बार आते हैं, कमेंट्स में वे तमाम अपशब्द देते हैं जिन अपशब्दों के चलते अब ये चैनल अब 10 लाख सब्सक्राइबर्स का चैनल है, तो आप सबका शुक्रिया। मैं मानता हूं कि जब आप जाति पर बात करेंगे, जब आप लैंगिकता पर बात करेंगे, जब आप बराबरी पर बात करेंगे, जब आप सरकार की मुखालफत करने की कोशिश करेंगे, जब आप ये कोशिश करेंगे कि आप जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसकी आवाज़ को उठाएं, तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग सत्ता में हैं या जो लोग इससे लाभ उठाते हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। शुक्रिया दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है इस ग्रैटिट्यूड पोस्ट में, जिसमें मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बात करेंगे उस यात्रा की जिस यात्रा के तहत प्लीज सिट डाउन नाम का यह चैनल आप लोगों के प्यार के चलते अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल बना है। यूं 1 मिलियन कोई ऐसी जादुई संख्या नहीं है जो बहुत सारे चैनल्स के साथ नहीं दिखाई देती है। ऐसे चैनल्स की संख्या ठीक ठाक है जिनके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, मुझ जैसा शिक्षक होने के नाते, मैं इस संख्या को महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो इस अवसर पर चलिए बात करते हैं कि कैसे ये यात्रा शुरू हुई, कहाँ से ये चर्चा चलते चलते यहाँ तक पहुँची। यूँ तो अगर आप चैनल देखेंगे तो पाएंगे कि चैनल थोड़ा बहुत नहीं, दशकों पुराना चैनल है। दरअसल 13-14 साल से ज़्यादा इस चैनल को बने हुए हो गए हैं, लेकिन प्लीज सिट डाउन के रूप में ये चैनल उतना पुराना नहीं है। अगर आप उस यात्रा के साक्षी बनना चाहें तो यात्रा शुरू होती है 2003 में, जब हिंदी में यूनिकोड आता है। हम कुछ लोग थे जो इंटरनेट पर हिंदी, यहाँ पे मैं वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें काम करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम भी इंटरनेट पर कविताएं लिख सकें, कहानी लिख सकें, बातचीत कर सकें, और ये उस समय संभव नहीं था। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि हिंदी इंटरनेट पर दिखाई नहीं देती थी और इसमें तकनीकी समस्याएं थी। जो फॉन्ट आपने इंटरनेट पर जिस फॉन्ट में इस सामग्री डाली है, जरूरी था कि दूसरे व्यक्ति के पास भी वही फॉन्ट हो तभी ये दिखाई देगा। इसके बाद यूनिकोड आता है और ये समस्या समाप्त होती है और हिंदी में ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है। मैं उन थोड़े से ब्लॉगर्स में था जिन लोगों ने हिंदी में ब्लॉग शुरू किया और तभी से ये नाम मसीजीवी आता है। तो 2003-4 से ये चर्चा शुरू होती है, जब मसीजीवी नाम का ब्लॉग शब्द शिल्प के नाम से पहले शुरू होता है, फिर बाद में मसीजीवी होता है। 2004-2005 से ये यात्रा शुरू होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म के रूप में आता है, तो लंबे अरसे तक हम लोग वहीं ब्लॉगिंग में ही सक्रिय थे और मैं अपनी अकादमिक दुनिया में था, और इसी दौरान यूपीएससी के इंटरव्यूज़ लेने का काम दृष्टि के साथ शुरू हुआ। और मैं ये मौका है कि दृष्टि का भी, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जो मेरे प्यारे दोस्त हैं और तमाम दृष्टि परिवार, उसका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने उस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को, मुझे जगह दी। और फिर धीरे धीरे एक हल्की फुल्की पहचान बननी शुरू होती है और लोग जानना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं, और तब यह प्रश्न उठता है कि आगे कहाँ, किस दिशा में चला जाए। मैंने दरअसल इस बात पर गंभीरता से विचार किया, क्योंकि 2 रास्ते बनते थे। आप जानते हैं कि मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक हूँ, तो या तो मैं विश्वविद्यालय की नौकरी और उन चीज़ों को छोड़कर पूरी तरह से कोचिंग इंडस्ट्री में शामिल हो सकता था, जो कि एक बहुत तेज़ी से बढ़ रही इंडस्ट्री थी। उसमें एक बहुत गुंजाइश थी, बहुत आमदनी थी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी जो प्रतिबद्धता है वह पब्लिक फंडेड एजुकेशन के साथ मानता रहा हूँ, इसलिए मुझे वह रास्ता बहुत उचित नहीं जान पड़ रहा था। मैं पब्लिक फंडेड एजुकेशन के थोड़े बहुत एक्टिविज्म में शामिल था और मैं इन बातों को दरअसल दर्शकों तक ले जाना चाहता था, जो कि एक निजी प्रतिष्ठान के साथ बहुत मुश्किल था। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने यह विचार किया, मैंने और परिवार में और दोस्तों ने, कि इसके लिए मुझे एक अपने प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। और ये हम लोग थोड़ा बहुत फेसबुक के माध्यम से करना शुरू करते हैं और जो ज़मीनी एक्टिविज़्म था उसे कर रहे थे, लेकिन फिर ज़रूरत पड़ती है कि एक ऑनलाइन प्रेजेंस को किया जाए, और इससे प्लीज़ सिट डाउन नाम की इस चैनल की शुरुआत होती है। ये बहुत छोटे-छोटे वीडियो जो कि घर में ही शूट किए गए थे, अपने ही फ़ोन से शूट किए गए थे, और छोटे-छोटे शॉर्ट्स, रील्स, उनसे ये बात शुरू होती है। और मैं फिर वह बात कहना शुरू करता हूँ जो मेरे मन में थी, जो मैं कहना चाहता था। इस बात को कहने में जोखिम थे, इस बात को कहने में आर्थिक हानियाँ थीं, लेकिन सौभाग्य से 2 वजहों से फिर से वही पब्लिक फंडेड एजुकेशन, यानी कि चूँकि मेरा कॉलेज, मेरा विश्वविद्यालय मुझे नौकरी दिए हुआ था,
और उससे जो मेरी सामाजिक प्रतिबद्धता थी उसकी गुंजाइश थी। तो हम लोग फिर इस राय के बनते हैं कि एक छोटी-सी जगह लेकर इस चैनल को शुरुआत की जाए और इस तरह से प्लीज़ सिट डाउन आता है। बहुत से लोग बार-बार पूछते हैं कि प्लीज़ सिट डाउन कहाँ से आया? ये नाम क्यों आया? बड़ी रोचक सी कहानी है। वैसे आमतौर पे तो ये इसलिए आया कि अगर आप देखें कि जब हम मॉक इंटरव्यूज़ में किसी प्रत्याशी को बुलाते हैं तो पहला शब्द जो मैं बोलता था चेयर करते हुए, वह आमतौर पर प्लीज़ सिट डाउन था, कि आइए बैठिए। और लेकिन यह केवल उस कथन का इस्तेमाल नहीं है। प्लीज़ सिट डाउन उस इत्मीनान और उस क्रिटिकल थिंकिंग का भी सूचक है, जो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए आम तौर पर जब बहुत तेज गति से शुरुआत होती है और वो जो बाकायदा क्लासिकल तरीके बताए जाते हैं कंटेंट क्रिएशन के कि शुरुआती 20 सेकंड में आपको बहुत सारे शब्द बोल देने हैं, आपको बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की के ध्यान को आकर्षित कर लेना है और भाषा का लगभग हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। हमने तय किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इत्मीनान के किस्म की बातचीत करेंगे। हम सोचेंगे और सोचने पर मजबूर करेंगे। और सोचना और सोचने पे मजबूर करना हड़बड़ाहट में नहीं हो सकता। दौड़ते-भागते नहीं हो सकता। उसके लिए यू नीड टू प्लीज़ सिट डाउन। एंड दैट्स व्हाई दिस प्लीज़ सिट डाउन थिंग केम। और मुझे खुशी है कि तब से अब तक मैंने नहीं सोचा था 10 लाख की संख्या मेरे दिमाग में दूर-दूर तक नहीं थी। हम लोग मानकर चलते थे कि 10,000, 20,000, 30,000 तक लोग अगर एक इतना समुदाय बन जाता है जो इस बात पर के लिए राज़ी है कि वो इस बात पर विचार करेगा कि आलोचनात्मक विवेक की ज़रूरत है। जो इस बात के लिए राज़ी होगा कि बैठकर इत्मीनान से सोचने, असहमत होने के जोखिम उठाने की ज़रूरत है, तो पर्याप्त होगा। लेकिन आप लोगों का प्रेम ऐसा रहा और ज़ाहिर है कि इसमें कुछ रोचक चीज़ें शामिल होती हैं और इन्हीं में से एक चीज़ थी कैज़ुअल होना। मैं यकीनी तौर पर मानता हूँ कि इस एक मीम और इससे मिले हुए ध्यान ने वह मदद की है इस विचार को, प्लीज़ सिट डाउन के विचार को, आलोचनात्मक विवेक के विचार को, क्रिटिकल थिंकिंग के विचार को, जो कि प्लान नहीं किया था। कोई नहीं प्लान कर सकता कि कोई आपकी एक ऐसी छवि समाज में चली जाएगी, आपकी छवि एक ऑनलाइन दुनिया में चली जाएगी कि आपको उससे पहचाना जाने लगेगा, लोग आपको रोकने लगेंगे या लोग आपके साथ सेल्फी लेने लगेंगे और लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। ये फॉलो करना पहले इंस्टाग्राम पे बड़ी तेज़ी से होता है और उसके बाद यूट्यूब पर हो जाता है और आप तक पहुँचते हैं। और आज ये संख्या यूट्यूब पर हम देखें तो 10 लाख से ऊपर हो गई है और इंस्टाग्राम पर 15 लाख से ज़्यादा हो गई है। और मैं मानता हूँ और इस बात को फिर से कह रहा हूँ कि जो अटेंशन आप मुझे देते हैं, वह अटेंशन मेरे लिए एक ज़िम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह अटेंशन केवल एक मार्केटिंग का तरीका नहीं है, वह अटेंशन केवल कुछ ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर लेना नहीं है। ज़रूरत है कभी-कभी इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे करते हैं। लेकिन मूलतः यह जो अटेंशन है, यह आपने मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है, उसकी ज़िम्मेदारी है। अतः इस अटेंशन का इस्तेमाल करते समय मुझे एडिशनली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस ज़िम्मेदारी को इसी वजह से आप देखेंगे कि मैं असहमत करने वाली चीज़ों पर, वे जिस वजह से ये ट्रोल्स अचानक एक तरीके से आप पर हमला करते हैं, उसके लिए तैयार रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि जब आप जाति पर बात करेंगे, जब आप लैंगिकता पे बात करेंगे, जब आप बराबरी पे बात करेंगे, जब आप सरकार की मुखालफत करने की कोशिश करेंगे, जब आप ये कोशिश करेंगे कि आप जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसकी आवाज़ को उठाएँ, तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग सत्ता में हैं या जो लोग इससे लाभ उठाते हैं, उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। और फिर संभव है कि आप पर हमला हो, वो संभव है कि आपको ट्रोल किया जाए, आपके लिए अपशब्द दिए जाएँ, लेकिन यह सब पुरस्कार है। ये सब पुरस्कार है उन बातों को बोलने का जिनमें आपको यकीन है और इसी वजह से मैं ऐसा करता हूँ। बहुत बार लोग इस बात का लाभ उठाते हुए या इस बात के आधार पर व्यक्तिगत हमले भी करते हैं। बड़ी रोचक बात है कि अगर पिछले 6 महीने में ट्रोल्स द्वारा किए गए हमलों को देखें तो उनमें से एक बहुत बड़ा हमला मुझ पर जाति सूचक शब्दों का हमला किया गया है। मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। मैंने पहले भी बताया कि मैं एक सवर्ण कही जाने वाली जाति से आता हूँ और इसलिए बहुत बार इन समुदायों से आने वाले लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि निरंतर अपमान सहना कैसा होता होगा। मुझे याद आती है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी सलाम।
सलाम कहानी का मुख्य पात्र जो है वह एक दलित मित्र की शादी में है और वह उस शादी के मोहल्ले में जब जाता है तो एक दुकान पर जाकर चाय माँगता है। और चूँकि वह उस बारात में आया है जो बारात दलित समाज में आई है, तो वह चाय वाला उसे चाय देने से मना कर देता है। और वो कहता है कि मेरी दुकान में जो उसकी जाति का नाम लेके जिस जाति की बारात है उसका नाम लेके कहता है उन लोगों को चाय नहीं दी जाती। और यह जो सवर्ण ब्राह्मण कमल उपाध्याय नाम का पात्र है, यह इस बात से बहुत आहत होता है। और पहला वाक्य वह जो इस्तेमाल करता है वो कहता है कि तुम जानते हो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम कमल उपाध्याय है। और कमल उपाध्याय समझ रहे हो? ब्राह्मण। ये अलग बात है कि कहानी में उस पर उसकी बात पे यकीन नहीं किया जाता, लेकिन मैं जब इस कहानी को पढ़ाता हूँ तो इसी बात पर रुकता हूँ और विद्यार्थियों को याद दिलाता हूँ कि जरा देखिए, वह व्यक्ति जो उसका मित्र है लगातार इस अपमान को सह रहा होगा। पहली बार जब कमल उपाध्याय को जाति का अपमान सहना पड़ता है तो वो तुरंत उसे अपनी जाति याद आ जाती है। आप समझ सकते हैं कि मैं यदि आज उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता हूं जो मुद्दे आपको जाति वाले मुद्दे लगते हैं और लोग बदले में मुझे जातिगत आधार पर अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो मैं पहली बार ये याद करता हूं कि बाकी लोगों को यह अपमान तमाम जिंदगी सहना पड़ता है। और इसीलिए मुझ में ये बात और जिम्मेदारी से आती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्लीज, अगर आप ट्रॉल हैं तो ट्रॉलिंग करते रहें। अगर आप प्रेम करते हैं, आपको ये बात पसंद आती है, तो प्लीज इसे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये केवल नंबर्स के लिए नहीं किया जा रहा है, ये बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अगर आप इस यात्रा में अब तक मेरे साथ हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस यात्रा में भविष्य में मेरे साथ होंगे तो अभी से पेशगी आप लोगों का शुक्रिया। ये यात्रा जारी रहेगी। सो प्लीज सिट डाउन एंड लेट द शो बिगिन।